हेलो फ्रेंड्स, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब आईटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हमारा जो अपना अगला एग्ज़ाम होने वाला है वो है एसएसटी का। एसएसटी के एग्ज़ाम के कुछ एक्स्ट्रा सैम्पल क्वेश्चंस मुझे सीबीएसई की साइट पे मिले हैं। मैं उसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। एक बार नज़र डालते हैं कोर्स स्ट्रक्चर पे। क्लास 10 का 2021 और 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम का जो करिकुलम है आपको पता भी होगा। इसमें सिर्फ 4 ही यूनिट है, इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1, कंटेम्प्रोरी इंडिया 1, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 एंड इकोनॉमिक्स। और इन चारों सेक्शन से 10-10 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, यानी कुल 40 मार्क्स का प्रश्न आपको इस परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में जाए अगर सिलेबस में, तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पहला वाला चैप्टर है सेक्शन 1 का, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस का, और इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो है कंटेम्प्रोरी इंडिया 2 का, जिसके और इसका जो चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग, लैंड रिसोर्सेज। इसी तरीके से आप आगे का चैप्टर्स आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखा होगा। तीसरा जो हमारा है वो है वाटर रिसोर्सेज के बारे में। चौथा चैप्टर जो है वो है एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के अलावा अभी यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 जो है, इसमें जो चैप्टर्स हैं वो है पावर शेयरिंग, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसके बाद है फेडरलिज्म, और इससे रिलेटेड भी 4 टॉपिक्स यहाँ पर हैं। इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं इसमें। दूसरा जो करना है इकोनॉमिक्स में वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। मैप वर्क भी आएगा। लिस्ट ऑफ मैप वर्क जो है टर्म 1 के लिए, वो ज्योग्राफी में है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से मेजर सॉइल टाइप्स, ये वाला। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स से डैम के बारे में, जो भी डैम से अलग अलग। इसके अलावा द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ चैप्टर वाटर रिसोर्स टू बी एक्सेस्ड ऑन पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। हाउएवर the map item of this chapter as listed above will be evaluated in board examination। यानी ये जो चैप्टर है इससे जो थ्योरी वाला पोर्शन होगा वो पीरियोडिक टेस्ट में कर दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में वाटर रिसोर्स चैप्टर से थ्योरी पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन जो पोर्शन आएगा वो पोर्शन आएगा मैप वर्क से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा है वो है चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। तो आप इन टॉपिक्स के लिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो करनी है मैप वर्क की। इसके अलावा टर्म 1 में का सिलेबस और कुछ नहीं है। एक बार निगाह डालते हैं सैम्पल पेपर पे। मैंने यहाँ पर सैम्पल पेपर और जो मार्किंग स्कीम अब सीबीएसई ने अपलोड किया था वहाँ से मैंने मार्किंग स्कीम निकाल के रखा है। 90 मिनट की आपकी परीक्षा होगी और जो कुल मार्क्स होगा वो होगा 40। ठीक है, आपको कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं और जो क्वेश्चन पेपर का किस तरीके से बंटवारा होगा। कुल मिलाकर 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होगा, 24 आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी पहले वाले सेक्शन में आपके पास 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। दूसरा जो सेक्शन होगा वो 22 प्रश्नों का होगा, उससे आपको 18 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तीसरे सेक्शन में आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी बेस्ड यहाँ, और यहाँ से भी 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, और चौथा जो सेक्शन होगा वो मैप बेस्ड होगा, और वहाँ पे आपको दोनों ही प्रश्न करने हैं। यानी यहाँ पर आपके लिए कोई भी इंटरनल किसी भी तरह का चांस नहीं है क्वेश्चंस को छोड़ने का या पकड़ने का। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो 4, 4, 8 और 2, 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और आपको जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो है यहाँ पर कुल मिलाकर 50। ठीक है, तो 60 में से आपको 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर एक प्रश्न का जो मार्किंग स्कीम होगा वो 0.833 समथिंग होगा। ठीक है, और हर प्रश्न को इक्वल मार्क दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये पहला प्रश्न है सैम्पल पेपर का, और सबका आंसर भी वहाँ पर दिया हुआ है। आप इस सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करें, और प्रैक्टिस कर इन टॉपिक से, जरूरी नहीं है कि जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आएगा, बट इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक के आसपास का जो प्रश्न होगा उससे कुछ ना कुछ आपको जरूर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है आंसर में, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है,
तो इसी तरीके से यहाँ पर सारे प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 60 तक, और 1 से लेकर 60 तक में लास्ट में 2 क्वेश्चन इसमें होते हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए होते हैं। तो वो वाला प्रश्न आपको नहीं करना है, और आपको यहाँ से जो आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 60 तक है, इसमें सेक्शन के हिसाब से आपको कुल 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस तरीके से केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन भी होगा। केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन 3rd सेक्शन में एक्चुअली होगा। ये सेक्शन 2 है यानी बी है। तो एक बार सेक्शन सी भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का प्रश्न है, और ये प्रश्न हल्का सा कंफ्यूज करते हैं। तो आप जब इसका उत्तर दे रहे हो तो थोड़ा ध्यान रख कर दीजिएगा कि किस तरीके से आपको एकदम एग्जैक्टली आंसर पर जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट्स है, उससे रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे भी देखिए जो ये ऑप्शंस है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप के लग रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देकर आपको इन प्रश्नों का भी उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर और ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी है, 2 स्टेटमेंट रहेगा, उसमें असर्शन और रीजन के हिसाब से फिर आपको अपना जजमेंट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के आपको उसके ऊपर काम करना है। यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है। इसके बाद जो 41 नंबर वाला क्वेश्चन है, एक टेबल है, टेबल के बाद उसके ऊपर एक अच्छा सा प्रश्न दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टाइप का, और फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देना है। ठीक है, ये तो बात हो रही है अभी तक सैम्पल पेपर की। ठीक है, तो इस सैम्पल पेपर के अलावा भी सीबीएसई ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपलोड किए हैं प्रैक्टिस के पर्पज से। ठीक है, ये हमारा यहाँ से सेक्शन सी शुरू होता है, केस बेस्ड स्टडीज। ठीक है, इसमें 2 केस हैं। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 केस। देयर आर 12 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, अटेम्प्ट एनी 10 फ्रॉम दिस सेक्शन। 2 प्रश्न है और फिर 2 केस स्टडीज है, और फिर उससे 12 प्रश्न है। आपको किन्हीं 10 के जवाब देने हैं। एक लंबा सा पैसेज है जिसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। आपको 20 मिनट दिए जाएंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, तो आप उस समय इन लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले ही पढ़ के अपने मन में पहले इन क्वेश्चंस को ही कर लीजिए, और फिर इस लॉन्ग पैसेज से बैठ के ही आप यहाँ से 10 प्रश्न कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा समय आप पार्ट सी में लगाइए, और सबसे पहले पार्ट सी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। इससे आपका क्या होगा कि अंतिम समय में आप नर्वस नहीं होंगे। नहीं तो एक बड़ा क्वेश्चन छूटने से बच्चे जो होते हैं वो नर्वस होने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगी कि आपको जो प्रश्न नहीं अटेम्प्ट करना है उसके भी बाद वाले सर्कल को कलर करना है। ठीक है, आपके OMR शीट में 2 कॉलम है, एक स्टार एक है हैश। ठीक है, स्टार में आपको करेक्ट आंसर का ऑप्शन लिखना है, और हैश में आपको अगर आपने प्रश्न को नहीं अटेम्प्ट किया है तो उसको कलर करना है। ठीक है, बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन डी में मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको दोनों ही मैप बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसके अलावा भी 2 प्रश्न होंगे जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए होंगे, तो वो प्रश्न कैंडिडेट अपनी कैटेगरी के हिसाब से लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जो सीबीएसई ने अपलोड कर रखा है। सीबीएसई ने इस तरीके से टर्म 1 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं क्लास 10 सोशल स्टडीज कोड 087 को। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, विच सेट ऑफ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप एंड देयर सिग्निफिकेंस इज इनकरेक्टली पेयर्ड। ठीक है, प्रश्न मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ, इसका आंसर की मैं प्रश्न पत्र के साथ ही डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगी, ताकि आपको इसको ढूंढने में कहीं अपना दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सी है, सी नंबर जो आर वाला ऑप्शन है। ठीक है, हालांकि मुझे SST के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने भी हाल फिलहाल में पढ़ा था तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर सी नंबर है। बाकी भी प्रश्न को देखेंगे एक एक कर आप अपनी तैयारी से हिसाब से कीजिए। यहाँ से देखिए थोड़ा 2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड यहाँ पर और लंबा सा क्वेश्चन है, और फिर उससे रिलेटेड ऑप्शंस है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न भी इसी तरीके से दिया हुआ है, और फिर उससे रिलेटेड भी ऑप्शंस दिए। इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यानी आपको अगर, लेकिन ये एग्जाम में इस तरह के और क्वेश्चंस आने की संभावना कम है। ठीक है, फिर एक चौथा क्वेश्चन है जो कि आपका फॉसिल फ्यूल्स के बारे में है, कि कौन सा जो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया
possess the highest reserves of minerals and fossil fuels। तो जहाँ तक मुझे पता है कि छोटा नागपुर ही होना चाहिए, क्योंकि छोटा नागपुर में बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो हो सकता है कि कुछ और भी हो आपके बुक के हिसाब से, तो आप उसका आंसर खुद ही देख लीजिएगा। यहाँ पर है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक छोटा सा पैसेज है, राजस्थान इज endowed with solar and wind energy but lack water resources. The cold desert of Ladakh has a rich cultural heritage but it is deficient in water and infrastructure. तो आप इस पैसेज को कौन से बेस्ट टॉपिक से सेलेक्ट करके या डिस्क्राइब करेंगे? आप मेरे हिसाब से सी या डी में से कोई आंसर होना चाहिए, तो कोई ना कोई आंसर का करेक्ट होगा ही। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में भी वही क्वेश्चंस है और फिर उसी तरीके का आंसर है। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई ने अपलोड किए हैं एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, मैं आज सीबीएसई की साइट को ऐसे ही देख रही थी तो मुझे प्रश्न मिले, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको एक्सप्लेन कर दूँ एक बार। ये जो कोट्स लिखा है, ये कौन सा इसमें से बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस कोट का, वो है। फिर यहाँ पावर शेयरिंग कैन बी वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन है ऑल रिलीजियस कम्युनिटी हैज रिजर्व्ड स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू और इज और आर ट्रू। ठीक है, ऑल रिलीजियस कम्युनिटी का तो रिजर्व सीट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मुझे तो सिर्फ ए नंबर ही सही लग रहा है। फिर ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 फिक्शनल कंट्रीज ईच विद अ पॉपुलेशन ऑफ 5 पर्सन्स, विच ऑफ देम वुड बी हैव अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ये आपका जो प्रश्न है ये आपका कुछ इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होगा और उसी तरीके से इससे निकालना भी होगा। मुझे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड पब्लिक नॉट अ पब्लिक गुड। इनमें से कौन सा पब्लिक गुड नहीं? फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्टेशनरी। इलेक्ट्रिसिटी तो गवर्नमेंट ही देती है, एजुकेशन भी एक तरीके से हम लोग लेते हैं, हेल्थ केयर और स्टेशनरी। स्टेशनरी की तो दुकान होती है, बाकी चीज़ें दुकान पर मिलती नहीं है, तो शायद स्टेशनरी इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, हालांकि मुझे आंसर्स के बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, आंसर आप अपने हिसाब से लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी एक प्रश्न है, मैं आपको प्रश्न दिखा देती हूँ, आंसर आप खुद ही कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन एक जीडीपी का एक यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, जीडीपी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, और फिर उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 15 to 19 बेस्ड ऑन इट। ठीक है, 15 से 19 नंबर तक के प्रश्न आपको इसी पैसेज को पढ़ के देने हैं। तो एग्जाम में भी आप इस तरीके का प्रश्न आएगा पार्ट सी में, केस बेस्ड स्टडी, तो पहले आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर एक पैराग्राफ पढ़कर आप 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो वो हमेशा से एक बेहतर चॉइस होता है आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 में एक 19th सेंचुरी का द पावर ऑफ ब्रिटेन इस तरीके से करके एक मैप बना कर दिया गया है, और फिर उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैप मोस्ट लाइकली अबाउट। ठीक है, अब ये किसके बारे में, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, और फिर यहाँ पे 20 से 24 नंबर यानी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो फिर आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पढ़कर काफ़ी लंबा चौड़ा पैसेज है, पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से दे देना है। 20, 21, 22, 23 और 24। ये पिक्चर मैंने पहले भी कहीं देखा है। द मैसेज ऑफ दिस कॉमिक्स कैन बी बेस्ट समराइज एज। अच्छा, ये इक्विटी और इक्वलिटी वाला जो एक आता है आजकल, बहुत कॉमन सा चीज़ है। दो वी शुड टेक केयर ऑफ रिच एंड गिव टू द पुअर। अच्छा, रिसोर्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंगस्ट ऑल, ये भी सही लग रहा है। प्रोवाइडिंग इक्वलिटी ऑफ opportunity to all is always a good thing. Those who all are most disadvantaged should be ideally get more help। सही, जी हाँ, बिल्कुल सही है। जिनके पास ज़्यादा कमी है उनको ज़्यादा देने की ज़रूरत है। हालांकि रिसोर्स को इक्वली बांटने वाला बात होता तो ये आपका पहला वाला इमेज होता। तो इसका आंसर मुझे डी लग रहा है, शायद डी आंसर हो भी, या हो सकता है कि चैप्टर के हिसाब से कुछ और भी आंसर हो। फिर प्रश्न नंबर 25 है, जिसको पढ़कर 25 से 29 तक का आंसर आपको देना है।
यहाँ पे भी आप पैसेज को पढ़ लेंगे और पढ़कर आप इन उत्तरों को कर लीजिएगा। ठीक है। फूड क्रॉप है, ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फूड क्रॉप है, सीरियल्स है, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, रागी। व्हाट विल कम इन द एम्प्टी बॉक्स। अच्छा, इस एम्प्टी बॉक्स में क्या आएगा, सीरियल्स में ये क्या आता है, ये क्या है, ये ग्राम है, मेज है, मिलेट है या फिर पल्सेस है। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका है ये आपसे पूछना चाहता है कि जगह पे आप क्या भरेंगे, इसको क्या कहते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है इसे तो मिलेट्स ही कहते हैं, क्योंकि दाल तो ये है नहीं और चना भी ये नहीं है, मेज़ भी ये नहीं है। तो फिर भी आंसर सब अपने हिसाब से करिए। प्रश्न नंबर 31, कॉमन बिटवीन प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप अपने हिसाब से देख के इसका आंसर लिखिए। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में है। यहाँ पे प्रश्न दिए हैं और उसके हिसाब से ऑप्शंस दिए हैं, आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। हालांकि प्रश्न मुझे बहुत भारी नहीं लग रहा है, क्वेश्चन मुझे आसान ही लग रहा है और आंसर्स भी आपने अगर पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा साल भर, तो आप आराम से इसके आंसर्स को दे सकते हैं। 35, 36, 37 ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 38, 39। Which of the following is most likely reason why the government of India introduced comprehensive land development program in 1980s and 1990s? ये जो इनका जो प्रोग्राम आया था ये क्यों आया था, जहाँ तक मुझे इसके बारे में याद है कि ये टू हेल्प फार्मर अक्रॉस द कंट्री एज द अर्लियर पॉलिसीज कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट इन फ्यू स्टेट्स ओनली। इसका यही आंसर 1980-90 में उस समय लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एक आया था और उसका मकसद यही था। ठीक है। इसका एक और वाला भी ऑप्शंस है, एक दूसरा क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग माई नॉट हेल्प टू द मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा उसको सपोर्ट नहीं करता है वो आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स विच ऑफ दिस इज अ क्विक फिक्स फॉर फार्मर टू इंक्रीज देयर इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉप पैटर्न अवे फ्रॉम सीरियल। यानी मुझे बहुत ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ इन प्रश्नों के बारे में, इसलिए मैं कोई उत्तर गलत देना भी नहीं चाहती हूँ। 41 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रश्न नंबर 41, द डिग्रेडिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड, एयर एंड लोकल वाटर रिसोर्स, द मलयान टाइगर बीइंग क्लासिफाइड एज अ क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेसीज। मुझे इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, ऑनेस्टली मैं इसके बारे में कोई आंसर नहीं जानती हूँ, आप जानते होंगे, आप अपने हिसाब से आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 44, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 45 है, 46 है, 47 है, 48 है और 49 है, 50, 51, 52 ये क्या है, ये मैप है। 4 टेरिटरीज विच डिफीटेड नेपोलियन आर मार्क्ड एज PQRS। अच्छा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्सिया एंड रसिया। ओके, कौन सा इसमें से गलत मार्क किया हुआ है इन चारों में? 52 नंबर क्वेश्चंस में कौन सा गलत मार्क किया हुआ है? अच्छा, तो ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रसिया, रसिया तो रसिया ही है, रूस तो हमारा वही है जहाँ पर दिख रहा है इस इमेज में, इंडिया से ऊपर। बाकी कंट्रीज़ के बारे में ब्रिटेन भी हमारा इधर ही है, और बाकी जो दो गलत दिख रहे हैं वो हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये दोनों जो कंट्री हैं ऑस्ट्रिया और पर्सिया, ये यहाँ पर नहीं है, राइट, बिकॉज पर्सिया आज के डेट में ईरान है और वो ईरान इधर है, इस साइड में है, ठीक है, वो ये जगह नहीं है। बट फिर भी हो सकता है मुझे मेरे दिमाग से उतर रहा हो यह प्रश्न, एक बार इसको देखिएगा। बट ये आर तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक। अब आर के अलावा कौन सा गलत है ये मैं नहीं बता पा रही हूँ। ऑस्ट्रिया भी इधर नहीं है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, ठीक है। लुक एट द मैप गिवन बिलो शोइंग द लोकेशन ऑफ अ फ्यू रिवर डैम्स ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिवर डैम्स के बारे में दिया गया है। अभी आपको पहले तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो गलत मार्क किया गया है। ये हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 52 है, शायद 53 है। 53 में कौन सा
जो डैम है वो गलत मार्क किया गया है। सलाल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल डैम, टिहरी डैम और सरदार सरोवर डैम, इसमें से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि सीबीएसई ने इसको बाद में अपलोड किया है अपनी साइट पे। उम्मीद करती हूँ कि यह आपको मदद करेगा आपकी परीक्षा की तैयारी करने में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।